नमस्कार मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको 1 ईयर का करंट अफेयर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज मई करंट अफेयर के चौथा क्लास शुरू होने वाला है। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं। जितना हो सके आप व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगाएं, जो भी ग्रुप है वहां पर शेयर करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यह सूचना दें कि क्रैकेडमी पर एक साल का करंट अफेयर का निचोड़ पर चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, आज मैं मई के करंट अफेयर के चौथे क्लास में मई 2021 से मैं मई 2022 तक का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको मैं मई 2021 के करंट अफेयर में चौथे क्लास में स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक सूचना और दे दूं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो भी विद्यार्थी रखना चाहते हैं, एडमिशन प्रारंभ है 10 मई तक। 10 मई तक जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वह बिल्कुल ले लें। 10 मई के अंदर एडमिशन लेने वालों को 3000 का ऑफ मिलेगा और फीस है 16,999, जिसमें 3000 का छूट। आइए हम मई 2021 के करंट अफेयर में पार्ट 4 में चलते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। आपका जीएस पेपर 3 में पहला करंट अफेयर जो चर्चा में था, राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। आइए ये चर्चा में क्यों था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस योजना का प्रस्ताव भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इस योजना के तहत 50 गीगावाट आवर्स और 50 गीगावाट आवर्स की उपयुक्त उन्नत रासायनिक सेल बैटरी निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में, जो आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज के लिए बैटरियों का निर्माण करने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है। ध्यान क्या रखना है? यह टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज के लिए बैटरियों का निर्माण करने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश आकर्षित करके कुल 50 गीगावाट आवर्स की उन्नत रासायनिक सेल बैटरी निर्माण सुविधा की स्थापना करने की योजना है। योजना के भाग के रूप में प्रत्येक चयनित एसीसी बैटरी भंडारण निर्माता को कम से कम 5 गीगावाट आवर्स की निर्माण सुविधा स्थापित करना और 5 सालों के भीतर 60% तक घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा। दोस्तों, यह जो करंट अफेयर है यह उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है जो पहले से पढ़ लिए हैं। हमने मैटर को अच्छे तरीके से आपके बीच में लेके आया हूं। तो उन्नत रासायनिक सेल क्या है? अभी ये बार बार एसीसी आप सुने होंगे, एडवांस केमिस्ट्री सेल, अभी पिछले स्लाइड में। तो ये जान लेते हैं कि उन्नत रासायनिक सेल क्या है। तो यह उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है, जिसके तहत बिजली को इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है तथा जरूरत पड़ने पर इसे फिर से विद्युत ऊर्जा में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिए। आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि उन्नत रासायनिक सेल क्या है। तो उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी है और इसके तहत क्या होता है? तो बिजली को इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है तथा जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो इसे फिर से हम विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। योजना का महत्व क्या है? तो इस योजना का महत्व जो है
जो ये उन्नत रासायनिक सेल की मांग है, इसे भारत में इस समय आयात के जरिए पूरा की जा रही है। उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम से आयात पर निर्भरता हमारी कम होगी। इससे हम जो एक आत्मनिर्भर का सपना देखे हुए हैं, इससे भारत को बहुत मदद मिलेगा। ये जो एसीसी बैटरी भंडारण निर्माता का चयन है, एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। चयन के बाद निर्माणक इकाइयों को 2 वर्ष के भीतर जो काम है उसे चालू करना होगा। आइए दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो आरबीआई द्वारा सरकार को 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि का अंतरण, तो ये चर्चा में क्यों था? तो ये जो आरबीआई है उसके द्वारा 31 मार्च को समाप्त हुए 9 महीने की लेखा अवधि के अधिशेष 99,122 करोड़ रुपए का सरकार के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो अंतरण है मतलब ट्रांसफर। तो केंद्रीय बैंक ने आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% प्रतिवर्ष पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। इस निर्णय का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वर्तमान में देश कोरोना वायरस की तीव्र दूसरी लहर से जूझ रहा है। आप लोग देखे होंगे उस दौरान जो है कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिससे प्रतिदिन रिकॉर्ड स्तर पर संक्रमण और मौतों के मामले भी देखने को मिल रहे थे। ऐसे में आरबीआई द्वारा इस राशि के ट्रांसफर से सरकार को वित्तीय मदद मिलेगी, अर्थात कि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सकती है। वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लगाई गई पाबंदियों ने देश को आर्थिक रिकवरी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। इस संबंध में क्या प्रावधान है? तो वर्ष 1934 की बात है और उस वक्त आरबीआई जो है आपका स्थापित हुआ। तो वर्ष 1934 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार कार्य करती है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बैंक द्वारा अपने क्रियाकलापों से अर्जित होने वाले लाभ जो है केंद्र सरकार के लिए सौंप दिए जाएंगे। वित्त प्रबंधन के रूप में आरबीआई हर साल अपने अधिशेष जो वह बचा के रखता है या लाभ से सरकार की वित्तीय सहायता के लिए लाभांश भुगतान भी करता है। आरक्षित निधि की पर्याप्तता और अधिशेष वितरण नीति की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2013 की बात है, उसमें वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में गठित आरबीआई बोर्ड की एक तकनीकी समिति ने सरकार को अधिक राशि का ट्रांसफर किए जाने संबंधी सिफारिश की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। आइए तीसरे करंट अफेयर की चलते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। गांठदार त्वचा रोग एलएसडी। तो ये गांठदार त्वचा रोग है क्या? तो ये गांठदार त्वचा रोग या इसको हम लंपी स्किन डिजीज कहते हैं, एलएसडी लंपी स्किन डिजीज, अर्थात कि गांठदार त्वचा रोग यह एक वायरल बीमारी है जिसमें गोवंशीय पशु और भैंस दीर्घकालिक रुग्णता का शिकार हो जाते हैं। यह रोग गांठदार त्वचा रोग वायरस के संक्रमण के कारण फैलता है। ये आप याद रखना, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए कि गांठदार त्वचा रोग किस संक्रमण के कारण फैलता है? तो गांठदार त्वचा रोग वायरस, जिसको एलएसडीवी कहते हैं, लंपी स्किन डिसीज वायरस। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये आपसे प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है या स्टेट पीसीएस में कि गांठदार त्वचा रोग के लक्षण से संबंधित। तो यह पशुओं के पूरे शरीर में, विशेष रूप से जो पशु होते हैं उनके सर पे, ठीक है, गर्दन, अंगों, थन, ठीक है, मादा मवेशी की स्तन ग्रंथि और जननांगों के आसपास 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठ के रूप में दिखाई देता है। आप गांव में देखे होंगे, गांव में अक्सर कई पशुओं में यह लक्षण दिखाई देते हैं। तो यह गांठ जो है बाद में धीरे धीरे एक बड़े और गहरे घाव के रूप में ले लेती है, क्योंकि यह जैसे जैसे बढ़ेगा तो यह जब बढ़ेगा तो स्किन फटने की संभावना रहेगी, और स्किन फटेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें तमाम प्रकार के जो कीटाणु है वो प्रवेश करेंगे और इससे यह गहरा घाव कर सकता है। तो ये प्रसरण, यह बीमारी मच्छरों, मक्खियों और घुओं के साथ साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। ये जानते हो कि ये जो पशु होते हैं, अब देखिए कि शहरों में इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये गंदे भोजन खाते हैं,
फिर उसके बाद अब गंदा भोजन करेंगे तो जो लार बनेगा वो भी, उससे भी दूषित जल पी लेते हैं, और मच्छर मक्खी तो है ही है, तो ये उनसे इनका प्रसरण होता है। इनसे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो ये गांठदार त्वचा रोग अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में फैलने वाला यह वहां का स्थानीय रोग है। इन जगहों पर वर्ष 1929 में पहली बार इस रोग के लक्षण को देखे गए थे। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में इस रोग का पहला मामला जुलाई 2019 में बांग्लादेश में देखा गया था। तो ये जान लीजिए कि जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें इस रोग का पहला मामला बांग्लादेश में जुलाई 2019 में देखा गया। भारत में भी यह बीमारी जब बांग्लादेश में है, सीमा से सटा हुआ कंट्री है, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। तो इस बीमारी का पहला मामला मई 2019 में ओडिशा के मयूरभंज में दर्ज किया गया था। इसका उपचार क्या होता है? तो अभी तक इस वायरस का कोई इलाज खोजा नहीं जा पाया है, अतः इसे रोकथाम और नियंत्रण के लिए टीकाकरण ही सबसे प्रभावी साधन है। संदर्भ बिहार सरकार इस बीमारी की आहत से सतर्क हो गए हैं और सरकार ने इसके संभावित प्रसार के बारे में एक एडवांस जारी की गई है। संबंधित चिंताएं, भारत में मवेशियों की संख्या 303 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो यह सर्वाधिक है। मात्र 16 महीनों के भीतर यह बीमारी देश के 15 राज्य में अपने प्रभाव में यह ले लिया है। इससे देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये यहाँ के अधिकांश डेयरी किसान या तो भूमिहीन या सीमांत भूमिधारक तथा उनके लिए दूध सबसे सस्ते प्रोटीन स्रोतों में से एक है। आप लोग पता है कि अगर दूध एक जिले में आना बंद हो जाए तो कजनी कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसी दूध से वो उनका लालन पालन होता है। आप लोग पता है चाय पीते हैं, आप अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए दूध का प्रयोग करते हैं। और जो छोटे किसान, डेयरी किसान हैं, अगर उनके पशु ऐसे बीमार होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो खर्च है वो पशु के इलाज ही कराने में चला जाएगा, जिससे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो वो क्या काम करेंगे? पशुपालन ही बंद कर देंगे। तो ये समस्याएं देखने को मिली, जो कि बड़ा चिंता का विषय देखने को मिला। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब आप लोग प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक आप लोग कर दीजिए। आज मई महीने का लास्ट क्लास है, इसके बाद अब हम जून 2021 का करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो प्लीज अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए समय न खराब करते हुए, टाइम कम है और हमको अधिक से अधिक पढ़ना है, तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के विषय में जानते हैं। आखिरकार मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है? ठीक है, तो ये विषय में जानते हैं। तो चर्चा में ये क्यों था? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, इसको याद रख लीजिए, ये लाइन याद कर लीजिए। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह आवंटन केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ही किया गया है, अर्थात कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आप लोगों को ये पता होगा कि जब ये जो कार्यक्रम है ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो गया है। अब आपको ये भी जानना है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन है क्या, इसके बारे में। तो यह भारतीय बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जाहिर सी बात है कि इससे हमारा बहुत बड़ा इनकम का स्रोत होता है और इसको हम डेवलप करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू आदि को हम कवर करेंगे। जी, ये जो MIDH है, MIDH के तहत राज्य बागवानी मिशनों, राष्ट्रीय कृषि विकास मिशनों, केसर मिशन और राष्ट्रीय कृषि मिशन के लिए तकनीकी सहायता और सलाह भी प्रदान किया जाएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, ये ध्यान रखना है, ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए। एकीकृत बागवानी विकास मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यान्वित है। ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये लाइन आप याद कर लो। ठीक है, तो कार्यान्वित किया जा रहा है MIDH के तहत, जबकि भारत सरकार
GOI द्वारा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रम के लिए परिव्यय का 85% योगदान किया जाता है तथा राज्य सरकारों को 15% परिव्यय का वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में भारत सरकार का योगदान 100% व्यय वहन करती है। इसके कुछ उप योजनाएं जान ले तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो चर्चा हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर में जो कि पीएम किसान योजना से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभों की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की यह पहली किस्त है। तो अब हमको जानना क्या जरूरी है कि यह पीएम किसान योजना है क्या, इसके बारे में। तो यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए कि यह जो है भारतीय सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इस योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी हैं किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। ये इंपॉर्टेंट लाइन को बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। इस योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी किसान परिवार हैं उनको 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा, जो 4-4 महीने की अवधि में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। 4-4-4 12 प्रति वर्ष 6,000, 2,000 3, ठीक है। 2,000 का क्या हुआ 3, तो 2-3 6,000 रुपए हो गया। योजना के लिए पात्र किसानों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है और चिन्हित किसानों की इस सूची को केंद्र के साथ साझा किया जाता है। योजना का विस्तार, तो इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि पर खेती करने वाले पूरे देश के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए आय सहायता प्रदान की गई थी। बाद में 1 जून 2019 से इस योजना का विस्तार करते हुए देश के किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया कि जो है किसान वो इसके दायरे में आ जाए और पूर्व निर्धारित कृषि योग्य भूमि जोत की सीमा को हटा लिया गया है। अपवाद इसमें क्या है, तो पिछले आकलन वर्ष में आयकर दाता डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि जैसे पेशेवर और प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपए प्राप्त करने वाले जो आपके चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, संपन्न किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया, ठीक है। तो ये अपवाद था। तो ये जो लोग थे ये सभी इस योजना से बाहर थे। राज्यों द्वारा चलाए जा रहे इसी प्रकार के कार्यक्रम, तो भावांतर भुगतान योजना जो स्टेट में कुछ इसी तरह की योजना चल रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश से है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना संबंध में है। आजीविका और आय वृद्धि हेतु कृषक सहायता ओडिशा से संबंध है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी लोग अधिक से अधिक प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंच जाए। आप लोग क्लासेस के बाद कमेंट कर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप लोगों से यह आशा है कि आप लोग करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए। ऐसी बात नहीं है कि ये पीपीटी जो तैयार किया जा रहा है ये आप ही के लिए तैयार किया जा रहा है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस, तो 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 मई आप अपने स्मरण में रख लीजिए। तो 20 मई का संबंध किससे है, तो 20 मई ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। 20 मई को क्या होता है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खियां क्या करती हैं, काटती हैं, और 20 मई से है संबंध। आज ही के दिन वर्ष 1734 में मधुमक्खी पालन के प्रणेता, ये लाइन याद कर लीजिए, एंटोन जानसा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
ये मधुमक्खी पालन के प्रणेता थे 1734 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया। यह प्रस्ताव इस्लोनिया द्वारा पेश किया गया था। तो इस्लोनिया ने प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में 20 मई को विश्व मक्खी दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, ये लाइन याद रख लीजिए। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो ये याद रख लीजिए। सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं मधुमक्खियों के लिए? तो सरकार जो है, ये आप लोगों को पता है कि किसानों की दुगनी आय के लिए समर्थित है और वह लक्ष्य बनाया हुआ है। तो इसके कारण जब किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब हम हर एक क्षेत्र में, जैसे बागवानी हो गया, अभी आप लोगों को पिछले करंट अफेयर में मैंने चर्चा किया, इधर से मधुमक्खी ये भी बड़ा आय का स्रोत है। आप लोग देखिए मधु को, जो मधु होता है उसको आप सेहत के लिए प्लस स्वास्थ्य के लिए यूज करते हैं। तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन के एक भाग के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा 4 मॉड्यूल बनाए गए हैं और 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जितना अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा उतना ज्यादा और बेहतर ढंग से हम पालन कर पाएंगे और अधिक से अधिक हम उत्पादन भी कर पाएंगे। इनको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा मीठी क्रांति के भाग के रूप में हनी मिशन शुरू किया गया है। आप लोग को पता है मधु आप पीते हैं, चाटते हैं, तो आप लोग देखिए मधु और चीनी का प्रयोग आंखों की तेज रोशनी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। भारत विश्व के शीर्ष 5 शहद उत्पादक देशों में शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ा काबिले तारीफ है और हमको शीर्ष पर पहुंचना है। वर्ष 2005-06 की तुलना में शहद का उत्पादन 242% बढ़ा है। इसके निर्यात में 265% वृद्धि हुई है। तो यह निर्यात का भी एक बड़ा स्रोत है जो कि बहुत काबिले तारीफ है। मधुमक्खी पालन का जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग जान लेते हैं। वह क्या इम्पोर्टेंस है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के तहत 2017-18 में भारत शहद उत्पादन 64.9 हजार टन के मामले में विश्व में 8वें स्थान पर था, जबकि चीन 551 हजार टन शहद उत्पादन स्तर के साथ पहले स्थान पर था। तो चीन जो है कितना टन? 551, जो कि भारत से बहुत ज्यादा है। और भारत जो है शहद उत्पादन में 64.9 हजार टन के मामले में पूरे वर्ल्ड में 8वें स्थान पर है, ये याद रखना। और चाइना जो है वह फर्स्ट स्थान पे है, वो 551 हजार टन। इसके अलावा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मधुमक्खी पालन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आइए हम नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर को जान लेते हैं। तो इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये हम लोग जान लेते हैं कि क्या है इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इससे पहले ये चर्चा में क्यों था ये हम लोग जान लेते हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी थी और दोनों पक्षों द्वारा हवाई हमले और रॉकेट हमले जो है लगातार किए जा रहे थे। तो हाल ही में जो गाजा पट्टी है वहां से दागे जाने वाले रॉकेटों को इजरायली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बीच में ही स्टॉप कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे रॉकेट किसी अदृश्य ढाल से टकरा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डोम आपका साइंस एंड टेक में पूछ सकता है, तो ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं आयरन डोम क्या है। तो ये आप लोग जानते रहिए कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सभी लोग ध्यान पूर्वक तो पढ़ रहे हैं, सभी लोग बताएं। ठीक है, इंटरसेप्टर्स लौह गुंबद अर्थात आयरन डोम वर्ष जो है वर्ष रॉकेट 2011 में तैनात की गई एक कम दूरी की सतह से हवाई सुरक्षा करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। ये आयरन डोम से संबंधित क्या है यह हम चर्चा कर रहे हैं। तो इंटरसेप्टर्स लौह गुंबद अर्थात आयरन डोम, ठीक है। तो आयरन डोम जो है
सिंपल तरीके से आयरन डोम वर्ष रॉकेट्स 2011 में तैनात की गई एक कम दूरी की सतह से हवाई सुरक्षा करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। यह जो प्रणाली है रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल से बिल्कुल लैस है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस है। कौन कौन से? रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल से यह क्या है? लैस है, जो इजराइल पर हमला करने वाले मिसाइलों या रॉकेटों को ट्रैक करके बेअसर कर देती है। मतलब उसको क्या कर देती है? उसको शून्य कर देती है, उसका जो लड़ने की क्षमता। इसका उपयोग विमानों, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहनों के साथ साथ रॉकेट, तोपों और मोर्टार का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। इसकी जो सफलता दर है 90% से अधिक है। इसकी कार्यविधि एवं प्रभाविता। आयरन डोम में मुख्य 3 प्रमुख प्रणालियां होती है जो अपनी तैनाती क्षेत्र को सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा विभिन्न जो भी खतरे आते हैं उनको संभालने के लिए एक साथ वर्क करती है। इसमें जो आने वाले किसी भी खतरों की सूचना देने और उसका पीछा करने के लिए एक रडार, एक युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली तथा एक मिसाइल फायरिंग यूनिट लगी होती है। ठीक है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दिन रात और सभी मौसम में कार्य करने में भी सक्षम है। तो आयरन डोम के संबंध में ये भी लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य 3 प्रणालियां जो है होती है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दिन रात और सभी मौसम में कार्य करने में सक्षम होती है। भारत के पास इस तरह की कौन सी प्रणालियां हैं? तो S-400 प्रणाली है जो रॉकेट मिसाइल और क्रूज मिसाइल के 3 खतरों से निपटने में सक्षम है, किंतु इनकी रेंज जो है काफी अधिक होती है। इनकी रेंज जो है क्या है? काफी अधिक होती है। S-400 प्रणाली लगभग 300 से 400 किलोमीटर रेंज से दागी जाने वाली मिसाइलों, विमानों को मार गिराती है। फिलहाल इस समय भारत के पास कम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली आकाश मिसाइल और एक रूसी प्रणाली पिकोरा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। एयर इंडिया द्वारा, एक मिनट, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई आप लोगों को दिक्कत, कोई समस्या, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चल, अधिक से अधिक प्लीज आप लोग सुनिए, बस बहुत ज्यादा नोट करने की कोशिश न करिए, सुनिए। जो आपसे चर्चाएं हो रही हैं वो सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए। एयर इंडिया द्वारा जियो लाइट कार्गो उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। तो चर्चा में क्यों है, आइए जान लेते हैं। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से यही सब महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार द्वारा चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों में उपयोग हेतु विश्व भर से जियो लाइट आयात करने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के साथ ही राष्ट्रीय वायुयान कंपनी एयर इंडिया ने अपनी पहली जियोलाइट कार्गो उड़ान सेवा का आरंभ कर दिया है। सरकार ने विदेश से आने वाली इन खेपों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को चार्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो DRDO द्वारा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत कोष PM केयर्स कोष के तहत इन चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों में जियोलाइट का उपयोग, तो जो DRDO है उसके द्वारा विकसित की जा रही तकनीक में ऑक्सीजन उत्पादन हेतु दबाव परिवर्तन, अधिशोषण प्रक्रिया तथा आणविक रूप से क्षनित जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। तो DRDO जो है उसके द्वारा विकसित जा रही जो तकनीक है उसमें ऑक्सीजन उत्पादन हेतु दबाव परिवर्तन, अधिशोषण प्रक्रिया तथा आणविक रूप से क्षनित जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। जियोलाइट्स का उपयोग अधिशोषक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ऑक्सीजन संकेंद्रक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिशोषण करने के लिए जियोलाइट्स का उपयोग करते हैं और फिर नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। इसके पश्चात मरीजों के उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन गैस शेष बच जाती है।
तो ऑक्सीजन संकेंद्रक जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिशोषण करने के लिए जियोलाइट्स का उपयोग करते हैं और फिर नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। इसके पश्चात मरीजों के उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन गैस शेष बच जाती है। तो ये अच्छी चीज है, नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन शेष बच गई तो अच्छी बात है। उच्च दाब पर जियोलाइट्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है और इस स्थिति में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का अधिशोषण करने में सक्षम होती है। दबाव परिवर्तन अधिशोषण क्या होता है? तो दबाव परिवर्तन अधिशोषण अधिशोषक सामग्री में समानता तथा गैसीय वर्ग की आणविक विशेषताओं के अनुसार प्रेशर के माध्यम से गैसों के मिश्रण से कुछ गैसीय वर्गों को पृथक करने में प्रयुक्त की जाने वाली एक टेक्निक है और यह लगभग वातावरण के तापमान पर कार्य करती है, जो आपके वातावरण का जो टेम्परेचर होता है तथा गैस पृथक्करण की क्रायोजेनिक आसवन तकनीक से काफी यह भिन्न भी होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आप याद कर लीजिए। जियोलाइट्स क्या है, एक लाइन में जान लीजिए। जियोलाइट्स सूक्ष्म रंध्र युक्त एल्यूमिनियम सिलिकेट के ठोस त्रिविमीय क्रिस्टल होते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे याद रखिए कि जियोलाइट्स जो है सूक्ष्म रंध्र युक्त एल्यूमिनियम सिलिकेट के ठोस त्रिविमीय क्रिस्टल होते हैं और जियोलाइट्स में एक निश्चित आकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें से छोटे अणु आसानी से क्या होते हैं, गुजर जाते हैं, किंतु बड़े आकार वाले अणु बिल्कुल भी नहीं गुजर पाते हैं। इसी वजह से इनके लिए कभी कभी आणविक छलनी कहा जाता है। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जियोलाइट्स प्राकृतिक रूप से अथवा संश्लेषण के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। कोविड-19 के इलाज है तो डीआरडीओ द्वारा निर्मित 2G दवा की क्रियाविधि। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अब छोटे छोटे वीडियोस में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो अब मैं आप लोगों को जो चर्चाएं करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में करूंगा कि आपको और आगे की करंट अफेयर की योजनाओं पर चर्चा करूंगा और यहीं से क्लासेस रहेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो भी दिक्कतें हो, समस्याएं हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा जो कॉल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 8004020005 और आप हमको मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।